बहुत स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो में। हम लोग इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, पहला जो वीडियो था उसको कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा दूसरा वीडियो है। क्योंकि ये कंप्लीट फाउंडेशन सीरीज है इसलिए हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं दोस्तों। और आज हम बात करेंगे इतिहास के स्रोत की, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की। तो सबसे पहला सवाल यही आता है दोस्तों कि भाई इतिहासकारों को अतीत की जानकारी कैसे मिलती थी। तो इतिहास के जो स्रोत हैं पहले उसको देखते हैं। तो अगर थोड़ी सी सटीक परिभाषा की बात करें अगर सीधे तौर पे, तो अतीत की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले सभी प्रमाणों को इतिहास के स्रोत, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। और थोड़ा सरल करें तो इतिहास के स्रोत वे प्रमाण हैं जिनकी सहायता से इतिहासकार अतीत को समझने और इतिहास समझते हैं और इतिहास लिखते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि भाई जो हमारा समय बीता, पास्ट, जो उसको अतीत बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई एविडेंस नहीं है तो वो बीता हुआ अतीत हिस्ट्री नहीं कहलाएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर एविडेंस नहीं है तो वो हिस्ट्री नहीं मानी जाएगी। नो एविडेंस नो हिस्ट्री, प्रमाण नहीं तो इतिहास नहीं। ये थोड़ा सा सिंपल लाइन याद रख सकते हैं। प्रमुख रूप से इतिहास के स्रोतों के प्रमुख प्रकारों की बात करें दोस्तों, तो ये पहला प्रमा पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, ठीक। दूसरा साहित्यिक, तीसरा अभिलेखीय, चौथा सिक्के, पांचवा मौखिक परंपराएं। शुरुआत करते हैं पहले से और पहले की बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत, जिसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो इसमें दोस्तों क्या क्या मिलता है हमको कि खुदाई से प्राप्त सामग्री मिलती है, शिलालेख मिलते हैं, मूर्तियां मिलती हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, औजार, हथियार और भवनों के अवशेष। ये सारी चीजें कहाँ मिलती हैं? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हमको प्राप्त होती हैं। वही लिटरेरी सोर्सेज के अंतर्गत यानी साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत होता है जो कोई भी चीज लिखी हुई हो, लिखित हो, पुस्तक हो, पुस्तकें, वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण, यात्रियों ने अपना विवरण जो लिखा है, कविताएं लिखी हैं, कुछ लोगों ने नाटक लिखा है, जीवनी लिखी है, इतिहास के ग्रंथ लिखे हैं, सारे कहाँ होंगे? साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आएंगे। जबकि अभिलेखीय स्रोत जो अभिलेख होते हैं, आर्काइवल सोर्सेस होते हैं, जैसे सरकारी अभिलेख, पत्र और आदेश, रिपोर्ट, जनगणना विवरण, न्यायालय के रिकॉर्ड्स एंड प्रशासनिक दस्तावेज, ये सारी चीजें क्या होती हैं? अभिलेखी स्रोत के अंतर्गत आती हैं। जबकि जो क्वाइंस होते हैं, सिक्के, सिक्के जो आजकल हम लोग अपने पास रखते हैं सिक्के, वही कि सिक्कों पर राजा का नाम होता था पहले, और शासक के चित्र भी होते थे, और राजा की राज्य की सीमा का भी पता चल जाता था कई सिक्कों पर। अर्थव्यवस्था की स्थिति भी पता चलती थी कि भाई सोने का है, तांबे का है, चांदी का है, तो उससे वहां की अ, समृद्धि का भी पता चलता था। वहीं मौखिक परंपराओं के तौर पे ओरल ट्रेडिशंस जो हैं, जैसे लोक कथाएं, जैसे आजकल गांव में देखते होंगे कि पहले जो लोग, औरतें बैठ के बात गाना गाती थी नीम के पेड़ के नीचे, तो आजकल वो सारी चीजें धीरे धीरे विलुप्त होती हैं, विलुप्ति के कगार पे हैं। लोक कथाएं, लोकगीत, किंवदंतियां, जनश्रुतियां, मुहावरे और कहावतें, तो ये सारी चीजें आती हैं ओरल ट्रेडिशन में। तो इन सबको मिलाकर दोस्तों, इन सभी स्रोतों की सहायता से ही जो इतिहासकार होता है अतीत की घटनाओं को समझता है और फिर जाके उसको लिखता है। तो इस प्रकार हमारा इतिहास तैयार होता है, हिस्ट्री बनती है। तो इसको थोड़ा सा और ओपन करके देखें तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या, जैसे पढ़ तो लिए हैं लेकिन उसको थोड़ा दिखाना था इसमें, इसलिए लगा दिए कि शिलालेख जो होते हैं, जैसे अशोक के शिलालेख मिले हैं, तो ये से पत्थर होते थे, उसमें ये लिख दिया जाता था। तो इंस्क्रिप्शन जो होते हैं शिलालेख होते हैं। मूर्तियों के स्कल्पचर्स जो होते हैं, सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियां बनना शुरू हुई थी दोस्तों, आपको पता होगा। और यक्षी की मूर्ति, नटराज की मूर्ति, जितनी भी मूर्तियां हैं सब हो। मिट्टी के बर्तन, पोट्री जो होती है, वो सारी चीजें प्राचीन मृत भांड के तौर पर। और वहीं औजार, टूल्स की बात करें तो पत्थर, तांबे, लोहे, अलग अलग प्रकार के औजार मिले हुए हैं। भवनों के निर्माण यानी स्ट्रक्चरल रिमेन्स जो होते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष होते हैं, जो कि मकान, महल, किले, दीवारें, सड़कें आदि अवशेष होते हैं, ठीक।
तो ये स्रोत सीधे तौर पर क्या होता है, भौतिक रूप से अतीत से जोड़ते हैं और उस काल के जीवन को समझने में सबसे विश्वसनीय माने जाते हैं। ठीक है। प्रमुख स्थल के तौर पर सबसे पहले हम लोग हड़प्पा को ही जानते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, सांची, भरतपुर, कौशाम्बी, नालंदा और बुलंदशहर, ये सारी चीजें हैं। कोई भी शहर हो, कोई भी स्थान हो, उसकी बात होती है। तो वही है शिलालेख, मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, औजार, भवनों के अवशेष। लेकिन इससे जानकारी जो मिलती है कि लोगों के रहन सहन कैसे थे, कला कैसी थी, संस्कृति कैसी थी और तकनीक की जानकारी हमको मिलती है इसी से। साहित्यिक स्रोत के तौर पे आते हैं, तो साहित्यिक स्रोत दोस्तों लिटरेरी सोर्सेज हैं। जितनी भी पुस्तकें मिल जाएं आपको, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। शुरुआत से करेंगे तो वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, जो ट्रेवेलॉग थे, जो यात्री विवरण था, और जीवनी, और ये सारी चीजें थी। तो इससे क्या पता चलता है कि जो लिखते थे लोग समाज धर्म के बारे में, राजनीति के बारे में, संस्कृति के बारे में, हमको उनकी बुक से पता चलता है। वहीं आर्काइवल सोर्सेज की बात करते हैं, यानी अभिलेखीय स्रोत की बात करेंगे, तो सरकारी जो आदेश दिए, पत्राचार हुआ, पत्र, वो सब रखे गए, रिपोर्ट्स रखी गई, जनगणना जो सेंसस हैं, वो सारी चीजें, न्यायालय के अभिलेख जो है, कोर्ट रिकॉर्ड्स जो है, निजी दस्तावेज यानी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारी चीजें किसमें होती हैं, अभिलेखीय स्रोत के अंतर्गत। इसमें क्या पता चलता है कि प्रशासन के बारे में, शासन के बारे में और नीतियों की जानकारी हमको इससे मिलती है। वही सिक्के बिल्कुल सिंबल है, न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं इसको। सिक्कों के अध्ययन को जान लीजिए कि सिक्के न्यूमिस्मेटिक सोर्स होते हैं। मुद्रा या सिक्के, इन स्रोत के अंतर्गत सारी मुद्राएं आ जाएंगी दोस्तों। शुरुआत से देखोगे पंच मार्क पॉइंट होते थे, उसके बाद इंडो यूनानी सिक्के आए, फिर कुषाण सिक्के, गुप्तकालीन सिक्के, दक्षिण भारतीय सिक्के, सल्तनत के कालीन, मुगल कालीन। कुल मिला के सिक्कों का मतलब ये जान लो कि सिक्के ही पता चलता है। कॉइन्स पता चलते थे, जिससे राजा की जानकारी, अर्थव्यवस्था की जानकारी, धर्म की जानकारी, व्यापार की जानकारी और शासन की जानकारी इनसे मिलती है। वहीं मौखिक परंपरा, ओरल सोर्सेज के तौर पर देखें तो मौखिक परंपरा के तौर पे क्या क्या, फोक डांस था, फोक टेल्स यानी लोक कथाएं, लोकगीत, किंवदंतियां, जनश्रुतियां, वंशावली और पारिवारिक परंपराएं जितनी भी थी, ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं। इससे इससे पता चलता है कि भाई स्थानीय इतिहास कैसा रहा होगा, संस्कृति कैसी थी, और सामाजिक जीवन की जानकारी इससे मिलती है। तो एक सवाल और बनता है कि इतिहास के स्रोत की आवश्यकता पड़ी क्यों? ठीक है, क्यों पड़ती है भाई? तो इतिहास के स्रोत की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो सबसे पहली बात कि अतीत की घटनाओं को जानने के लिए ही पड़ती है, क्योंकि इतिहास जो है वो अतीत की घटनाएं हैं, लेकिन क्रमबद्ध और प्रमाण के साथ उपलब्ध हो तो। केवल बीती हुई घटनाएं बिना प्रमाणों के वो इतिहास नहीं होंगे। वहीं इतिहास को सत्यता की जांच करने के लिए भी होता है। वही स्रोत कैसे जांच करोगे कि क्या सही है क्या गलत है? वहीं प्राचीन समाज, संस्कृति, धर्म और जीवन शैली को समझने के लिए भी होता है कि जैसे हड़प्पा सभ्यता है, तो उसमें लोग कैसे रहते थे, वहां की संस्कृति कैसी थी, धर्म कैसा था, जीवन शैली कैसी थी, ये सब हम लोग आज जानते हैं। तो कैसे जानते हैं? इतिहास के स्रोत के कारण ही जानते हैं। और इतिहास को प्रमाणों के आधार पर लिखने के लिए भी जरूरी होता है। तो इस प्रकार एक लाइन में कह सकते हैं कि जो इतिहास के स्रोत होते हैं वो अतीत और वर्तमान के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, एक सेतु का काम करते हैं। अगर अलग से एक एक लाइन में याद रखना है दोस्तों, तो पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं वो बताते हैं कि लोग कैसे रहते थे। वहीं साहित्यिक स्रोत क्या बताते हैं कि लोग क्या सोचते थे, क्या लिखते थे। जबकि अभिलेखीय स्रोत से जानकारी मिलती है कि सरकार कैसे काम करती थी। सिक्कों से क्या पता चलता है कि राजा और अर्थव्यवस्था कैसी थी। वहीं मौखिक परंपराओं के साथ समाज क्या याद रखता है। इस तरीके से हम लोग जान जाते हैं। उदाहरण के तौर पे हड़प्पा कौन से है? पुरातात्विक स्रोत में ही आएगा, क्योंकि वहां की सारी जो भवनें, नालियां, सब कुछ है। तो खुदाई में क्या मिला? हड़प्पा मिला। तो वो सारी चीजें क्या आ जाएंगी? पुरातात्विक स्रोत में। अशोक के अभिलेख क्या है भाई? अभिलेख ही है, पुरातात्विक स्रोत में ये भी आएगा। जबकि वेद, महाभारत, रामायण ये सब लिखित स्रोत हैं, तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आ जाएगा। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं, मुद्राएं यानी सिक्के में आ जाएगा। लोकगीत और लोक कथाएं किसमें? मौखिक परंपरा में आ जाएगा। ठीक। अब अगला सवाल क्या बनता है इसमें
हम लोग डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके बाद आपको इसकी जरूरत न पड़े कि अलग से सवाल अगर आ जाए स्रोतों से तो आपको समस्या हो। ये सारी चीजें हम लोग कवर करने की कोशिश इसमें करेंगे, लेकिन बिल्कुल फाउंडेशन से, क्योंकि इसके नीचे आपको समझने में मुश्किल होगी। इसके नीचे क्या ही समझे। तो इतिहास के जो स्रोत होते हैं उनकी जांच कैसे करते हैं? भाई किसी चीज की भी जांच करोगे तो पहले ये भी देखोगे ना कि उसमें प्रामाणिकता या ऑथेंटिसिटी है कि नहीं। ये देखा जाएगा कि भाई असली स्रोत है या नकली स्रोत है। सबसे पहले तो यही देखोगे ना कि आय क्या है, सामग्री कैसी है, भाषा क्या लिखी है, उसमें तकनीक कौन सी यूज हुई है, ये सारी चीजें देखोगे। लेकिन वो तकनीक कैसे पता चलेगा? कि वैज्ञानिक परीक्षण से, साइंटिफिक टेस्ट से, कार्बन डेटिंग से, कार्बन 14 डेटिंग से, डीएनए परीक्षण से भी मान लो कोई हड्डी मिली है, कैसे जानोगे? थर्मो थर्मोल्यूमिनेट ल्यूमिनेशन से तकनीकी, जैसे इस टाइप की जो तकनीकें हैं उससे वस्तुओं की आय और प्रामाणिकता की जांच कर पाते हैं। तो उसके क्रॉस चेकिंग भी होगी भाई कि जो स्रोत की जानकारी है दूसरे स्रोतों से मिलाया जाता है। तो कई बार पुष्टि हो जाती है तो वो ज्यादा ऑथेंटिक, ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि अगर मान लो एक स्रोत ने कहा कि हाँ चलो ठीक है ये भी है, दूसरे ने कहा कि ये भी ठीक है, तो दोनों को मिला लिए तो इसका मतलब है कि भाई एकदम सही बात है ये, कि हाँ सही में हुआ था ये। इसीलिए ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस की बात आती है तो स्रोत के समय की बात करेंगे, किस स्थान पर मिला ये भी देखेंगे, किन परिस्थितियों में बनाया गया था ये भी देखेंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। सोर्सेज क्रिटिसिज्म होता है कि भाई लेखक और निर्माता का अध्ययन, यानी स्रोत किसने बनाया, उसका असली उद्देश्य क्या था, और कहीं उसमें पक्षपात तो नहीं था, और इसका विश्लेषण किया जाता है। निष्कर्षतः ये भी कह सकते हैं कि भाई प्रामाणिकता, वैज्ञानिक परीक्षण, अन्य स्रोतों से तुलना करके ही ऐतिहासिक तथ्यों को स्वीकार किया जाता है। केवल स्रोत पर भरोसा नहीं कर लेते कि भाई स्रोत मिला और क्लियर हो गया, चलो इतिहास बन गया। उसमें अलग अलग तरीके से प्रमाणित किया जाता है वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा। एक बहुत अच्छा सवाल आता है दोस्तों इसमें कि भाई इतिहास के स्रोत में प्राथमिक स्रोत होते हैं और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो सिंपल सा है कि प्राइमरी जो होगा दोस्तों उसी समय में होगा, उसी जगह पे होगा। जैसे मान लो कि अकबर के काल में कोई बुक लिख रहा है, कोई पुस्तक लिख रहा है, तो ये एक प्राथमिक, प्राइमरी सोर्स होगा। क्यों? क्योंकि उनके समय में लिखा जा रहा है। और अगर वही बुक 1820 में लिखी गई, या अंग्रेजों के जमाने में कह सकते हैं लिखी गई, तो वो सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा, क्योंकि उस समय नहीं लिखा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं कि वो जो स्रोत किसी घटना, काल या व्यक्ति से सीधे जुड़े हों और उसी समय को हों, तो उन्हें क्या कहेंगे? प्राथमिक स्रोत कहेंगे। जैसे शिलालेख, सिक्के, ताम्रपत्र, मूल पांडुलिपियां, पत्र, डायरी, सरकारी अभिलेख, पुराने फोटोग्राफ, भवनों के अवशेष, ये सारी चीजें कहाँ आती? मूल में आती हैं। यानी सिर्फ डायरेक्ट या प्रत्यक्ष की बात करो, मूल ओरिजिनल प्रमाण की बात करोगे तो हो जाएगा। द्वितीय स्रोत के तौर पर क्या होगा? परिभाषा, जो स्रोत प्राथमिक स्रोतों के आधार पर बाद में तैयार किए जाते हैं उन्हें द्वितीय स्रोत कहते हैं। जैसे इतिहास की पुस्तकें, शोध लेख, शोध प्रबंध, थीसिस। ठीक है। और विशेषता के तौर पर क्या होगा कि जो प्राथमिक स्रोतों का विश्लेषण और व्याख्या करते हैं। द्वितीयक स्रोत जो होते हैं प्राथमिक स्रोतों के विश्लेषण और व्याख्या करते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया अकबर के काल का, तो उनके काल में जो भी हुआ था उसके विश्लेषण और व्याख्या करने के बाद आज अगर बुक लिखी जाएगी तो वो द्वितीय स्रोत के अंतर्गत आएगी। अंतर के तौर पे आप देख लेंगे, समझ में आ जाएगा इसमें कि जो प्राथमिक स्रोत होते हैं वो मूल प्रमाण होते हैं, जबकि द्वितीय स्रोत जो होते हैं प्राथमिक स्रोतों पर निर्भर होते हैं। वहीं प्राथमिक स्रोत जो होते हैं घटना के समय के होते हैं, जबकि द्वितीयक स्रोत घटना के बाद तैयार होते हैं। प्राथमिक स्रोत अधिक विश्वसनीय होते हैं, जबकि द्वितीयक स्रोत विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक होते हैं। प्राथमिक स्रोत के उदाहरण है शिलालेख और सिक्के, जबकि द्वितीयक स्रोत के उदाहरण है इतिहास की पुस्तकें। ठीक है। परीक्षा प्रश्न के तौर पर यही होता है कि भाई अशोक के शिलालेख किस प्रकार के स्रोत हैं? तो भाई शिलालेख हैं और अकबर के समय के रहे हैं, तो प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्सेज के अंतर्गत आएगा। जबकि आधुनिक इतिहास की जो पुस्तकें हैं किस प्रकार के स्रोत हैं आधुनिक इतिहास की? तो द्वितीय स्रोत, सेकेंडरी।
क्या इतिहास की सीमाएं भी हैं? बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। लिमिटेशंस ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेस क्या होंगे, कि वे क्या सभी स्रोत पूर्ण सत्य बताते हैं? तो ये पूर्ण सत्य वाली बात तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि कोई भी पूर्ण सत्य कैसे बता सकता है? तो इतिहासकार किसी एक स्रोत पर तो भरोसा करते नहीं, बल्कि कई स्रोतों से उसकी तुलना करते हैं, तब मानते हैं कि हाँ ठीक है। जैसे मान लो चंद्रगुप्त प्रथम है, तो एक ही अभिलेख से तो मान नहीं जाएंगे, कहीं अलग अलग चीजें जानकारी मिलती है तो फिर जाके मानते हैं कि हाँ चंद्रगुप्त प्रथम था। इसमें भी कई बार होता है कि इतिहासकारों में मतभेद हो जाते हैं, कि कोई ये मानता है कि नहीं आर्यन्स ये थे, या चंद्रगुप्त को ही एग्जाम्पल ले लो कि वो वैश्य थे, शूद्र थे, ब्राह्मण थे, इस तरीके से कई लोग मानते हैं कि नहीं वो कुलहीन था। तो अलग अलग मान्यताएं होती हैं, ये स्रोत पे ही निर्भर करता है और कई बार इतिहासकार पर भी निर्भर करता है। सीमाएं क्या है इतिहास के स्रोत की? तो सभी स्रोत जो होते हैं पूर्ण सत्य नहीं बताते हैं, तो हर स्रोत पूरी जानकारी तो नहीं दे सकते ना, थोड़ी ही जानकारी देंगे। जैसे मान लो कोई हथियार मिला, ठीक है, एक स्रोत है, तो क्या ये पूरी जानकारी दे देगा कि हाँ ये यहाँ पे मिला था, इतना समय काल है, सारी चीजें हैं, सब कुछ है, ये इसके लिए यूज होता था? ऐसा तो नहीं है ना। उस टाइप के कहीं और मिले, कहीं और मिले, फिर उसका प्रयोग भी कहीं और दिखा, फिर दूसरे स्रोत में हमको दिखता है कि ये भी है प्रमाण, तो इस तरीके से देखा जाता है। तो पक्षपात बायस हो सकता है भाई, पक्षपात हो सकता है कि लेखक जो है, शासक जो है, या यात्री जो आया है अपने दृष्टिकोण से लिखता है। जैसे मैं कहीं भी जाऊंगा तो मेरा अपना दृष्टिकोण होगा लिखने का। हिंसांग आया था तो हिंसांग का अपना दृष्टिकोण था। हायान आया था, जो भी हर्षवर्धन के काल में कौन सा आया था, जितने भी यात्री आए थे उनका अपना अपना पर्सपेक्टिव था, अपने अपने हिसाब से लिखे थे। तो ये होता है कि पक्षपात भी संभव है। कई स्रोत अधूरे या नष्ट भी हो चुके हैं, बिल्कुल, क्योंकि युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और समय के कारण भी क्षरण हो गया है इनमें, तो कई नष्ट भी हो गए हैं। तो कुछ स्रोत जो हैं उनकी भाषा लिपि समझना कठिन है। जैसे भाई हड़प्पा सभ्यता की ही भाषा है तो आज तक नहीं पढ़ी गई है, ठीक है। तो एक ही घटना के अलग अलग विवरण मिल सकते हैं, बिल्कुल एक घटना के कई कई विवरण मिल सकते हैं। इसलिए तो इतिहास में कई तरह से उसको वेरीफाई किया जाता है साइंटिफिक तरीके से, तब जाके निर्णय लिया जाता है। तो इस कारण इतिहासकार कई स्रोतों की तुलना करके निष्कर्ष निकालते हैं, और लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो इतिहास है केवल कहानियों का संग्रह तो है नहीं है, बल्कि प्रमाणों पर आधारित एक वैज्ञानिक अध्ययन होता है इतिहास। और इतिहासकार विभिन्न स्रोतों की जांच करता है, तुलना करता है और विश्लेषण करके अतीत का यथासंभव सही चित्र भी प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार इतिहासकार का यह काम होता है, और हमने आज स्रोत के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया। तो उसमें सबसे जरूरी चीज है ये कि कितने स्रोत होते हैं, ठीक है, पुरातात्विक शास्त्र, साहित्यिक, सिक्के, तो ये सारी चीजें याद रखनी है। इसके साथ ही आपको प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत याद रखना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज में। जिसमें ये होता है कि प्राइमरी यानी उस समय की, उस व्यक्ति से, उस समय उस स्थान से जुड़ा होता है तो प्राइमरी सोर्स हो जाएगा, जबकि बाद में विश्लेषण और करके लिखा गया तो वो सेकेंडरी सोर्स में काउंट होगा। तो इस तरीके से हमने एक बहुत अच्छे से दूसरे वीडियो को कंप्लीट कर लिया, और फाउंडेशन की दूसरे नींव, जो पत्थर था, जो ईंट है दूसरी, उसको हमने आज कंप्लीट कर ली। और मिलके ऐसे धीरे धीरे आराम से दोस्तों बढ़ेंगे आगे, और एक प्रॉपर प्लेलिस्ट में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो चैनल सब्सक्राइब करके अंदर चले जाइए प्लेलिस्ट में, कि कंप्लीट फाउंडेशन हिस्ट्री कोर्सेज में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।